आपको बता दें आज का दिन बेहद खास है। हमारा अपना भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष में उड़ान का नया इतिहास रचने जा रहा है। तो इसरो आज भारत के श्रीहरिकोटा के अपने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करने वाला है, जिसकी काफी अहमियत है। हम अपने स्पेशल शो में प्रोबा 3 की लॉन्चिंग के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। और अब आपको अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की वो ताकत दिखाते हैं जिसका डंका आज भारत बजने वाला है, भारत में बजने वाला है। आपको बता दें कि किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए इसरो दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज की पहली पसंद बन गया है। आज इसरो का पीएसएलवी रॉकेट यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करेगा। प्रोबा 3 को अंतरिक्ष में ऐसी कक्षा में स्थापित करना है जहां सैटेलाइट को पहुंचाना सिर्फ काबिल और अनुभवी स्पेस एजेंसी के ही बस की बात है। देखिए खास रिपोर्ट। हो चुकी है तैयारी, शुरू हो गया है काउंटडाउन। लॉन्च पैड पर उड़ान भरने को तैयार है विशालकाय रॉकेट। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की कामयाबी की नई इबादत लिखेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर में इसके लॉन्च की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसरो के वैज्ञानिक लॉन्चिंग से पहले कई बार सारे उपकरणों की जांच कर चुके हैं। अब सभी को बेसब्री से इंतजार है इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी पीएसएलवी के लॉन्च का। आज शाम ठीक 4:08 पर इसरो का ये रॉकेट अनंत अंतरिक्ष के अपने सफर पर निकल जाएगा। ये लॉन्च इसरो के लिए ही नहीं पूरी दुनिया की ग्लोबल स्पेस एजेंसी के लिए बेहद अहम है। इस उड़ान के जरिए इसरो का ये यान यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। इसरो के लिए ये लॉन्च बेहद अहम है क्योंकि जिस कक्षा में प्रोबा 3 के दोनों सैटेलाइट को स्थापित करने की योजना बनाई गई है, वहां सैटेलाइट को सटीक कक्षा में पहुंचाना आसान नहीं है। लेकिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी को इसरो की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। इसी वजह से अंतरिक्ष में इस मुश्किल मिशन के लिए इसरो के रॉकेट को ही चुना गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपनी सैटेलाइट लॉन्च के लिए भारत में इसरो से संपर्क किया। इसरो के कमर्शियल विंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी के बाद प्रोबा 3 मिशन के लॉन्च का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इसरो का पीएसएलवी रॉकेट यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जिस प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च कर रहा है, उसमें एक नहीं बल्कि 2 सैटेलाइट है। इन दोनों सैटेलाइट का कुल वजन 550 किलो है। इन दोनों सैटेलाइट को सूरज के सबसे बाहरी परत के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। इन दोनों सैटेलाइट को एक वलयाकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये उड़ान इस बात का प्रमाण है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां अंतरिक्ष में सफल लॉन्च के लिए भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो पर ही भरोसा करती है। इसरो के पीएसएलवी रॉकेट के नाम कामयाबी की लंबी फतेहरिस्त है। इसी वजह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने पीएसएलवी को ही इस लॉन्च के लिए चुना। पीएसएलवी ने 1993 में पहली बार उड़ान भरी। पीएसएलवी अंतरिक्ष में कई मिशन को कामयाबी से पूरा कर चुका है। ये उपग्रहों और अन्य पेलोड को अंतरिक्ष तक पहुंचाता है। चंद्रयान को भी पीएसएलवी के जरिए चांद तक पहुंचाया गया। मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को भी पीएसएलवी ने अंतरिक्ष का सफर कराया। पिछले कुछ वर्षों में इसरो ने अपनी कामयाबी के दम पर अंतरिक्ष में कामयाबी की नई ऊंचाइयां हासिल की है। अब इसरो का नाम दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसियों में शुमार है। इसरो के लॉन्च सटीक ही नहीं बल्कि किफायती भी होते हैं। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश अपने सैटेलाइट से लॉन्च के लिए इसरो पर ही भरोसा कर रहे हैं।
आज यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कामयाबी से लॉन्च करके इसरो एक बार फिर अपनी क्षमता का प्रमाण देगा और ये लॉन्च ये भी साबित करेगा कि इसरो के रॉकेट अंतरिक्ष की बेहतर मुश्किल कक्षा में भी सैटेलाइट को पहुंचाने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आपको बता दें कि आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज इसरो प्रोबा 3 मिशन लॉन्च करने वाला है। इस मिशन को शाम 4:08 पर लॉन्च किया जाएगा। प्रोबा 3 मिशन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। प्रोबा 3 मिशन को PSLV C-59 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। प्रोबा 3 मिशन सूर्य के कोरोना और आसपास के माहौल की पड़ताल करेगा। खास बात यह है कि प्रोबा 3 मिशन की लॉन्चिंग के साथ ही अंतरिक्ष में आज भारत की नई उड़ान होने जा रही है। दरअसल प्रोबा 3 मिशन के साथ अंतरिक्ष में सटीक फॉर्मेशन उड़ान का प्रदर्शन होगा। इसके जरिए पहली बार अंतरिक्ष में सैटेलाइट की सटीक फॉर्मेशन उड़ान होगी। इस दौरान 2 सैटेलाइट एक ही साथ उड़ान भरेंगे और ये उड़ान एक ही निर्धारित कॉन्फ़िगरेशन में होगी। इस उड़ान में शामिल दोनों सैटेलाइट का वजन 550 किलोग्राम होगा। तो आपको ये भी बता दें कि प्रोबा 3 भारत का अंतरिक्ष मिशन नहीं है, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इसे लॉन्च किया है, लिहाजा भारत के लिए भी इसकी खास अहमियत है। प्रोबा 3 यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। ये इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है। यूरोप के कई देशों के साझेदारी में इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी है। ये मिशन लॉन्च होने के बाद 2 साल चलने वाला है और इस पर 200 मिलियन यूरो की लागत आई है। तो अब आपको ये भी बता दें कि प्रोबा 3 मिशन किस लिए लॉन्च किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है, इससे क्या क्या फायदा होगा। तो जान लीजिए कि प्रोबा 3 मिशन सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। सूर्य के कोरोना के अध्ययन के लिए प्रोबा 3 कृत्रिम सूर्य ग्रहण के माहौल की रचना कर सकता है। इसके जरिए सूर्य के इर्द गिर्द गर्म गैसीय वातावरण की पड़ताल की जाएगी। इस मिशन में पहली बार डबल सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए इसमें शामिल दोनों सैटेलाइट एक ही यान की तरह उड़ान भरेंगे। तो आपको यह भी बता दें कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी की प्रोबा मिशन से भारत पहले से जुड़ा रहा है। यूरोपियन अंतरिक्ष मिशन का प्रोबा 2 मिशन भी इसरो ने ही लॉन्च किया था। प्रोबा का अर्थ है प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी। इस मिशन का मकसद सूर्य के कोरोना के अध्ययन से पहले अंतरिक्ष में सटीक फॉर्मेशन में उड़ान का प्रदर्शन करना है, ताकि भविष्य के ऐसे अंतरिक्ष मिशंस में आसानी हो। इसमें कोरोनाग्राफ और ऑकुल्टर सैटेलाइट एक साथ उड़ान भरेंगे। इसे इसरो के PSLV रॉकेट से भेजा जा रहा है। PSLV की यह 61वीं उड़ान है और PSLV XL की ये 26वीं उड़ान है, जो अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का दमखम दिखाएगी। तो इसरो अभी जिन परियोजनाओं पर काम कर रहा है उनसे भारत की दुनिया में धाक बढ़ेगी। इसरो नासा और फ्रांस के साथ भी कुछ परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहा है। उसकी 2030 तक अपना अंतरिक्ष जो है स्टेशन स्थापित करने की योजना भी है। इन प्रयासों से भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकेगा। आइए आपको बताते हैं इसरो की भावी परियोजनाएं। तो गगनयान 1 ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसका प्रक्षेपण दिसंबर में हो सकता है। इसके बाद गगनयान 2 और 3 का प्रक्षेपण किया जाएगा। शुक्रयान 1 ये एक ऑर्बिटर मिशन है जो शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा। इसे इसी साल ही प्रक्षेपित करने की योजना है। एक्सपोसेट एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट भी प्रक्षेपण के लिए तैयार है। ये भारत का पहला समर्पित ध्रुवमापी अभियान है जो विषम परिस्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों के रहस्य को खोलेगा। निसार ये इसरो और नासा का साझा वेधशाला मिशन है। दोनों ने इस उपग्रह की परिकल्पना 2014 में की थी। ये भूपटल की छोटी छोटी हलचलों से लेकर ज्वालामुखी विस्फोट तक होने वाले बदलावों का अध्ययन करेगा। स्पेडेक्स ये इसरो की जुड़वा परियोजना है। स्पेस डॉकिंग परियोजना को 2017 में मंजूरी मिली थी। अगर ये परियोजना सफल रही तो अंतरिक्ष में ही अंतरिक्षयान में ईंधन भरना संभव हो सकेगा। मंगलयान 2 पहले मार्स ऑर्बिटर यानी मंगलयान का ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूटने के बाद मार्स ऑर्बिटर 2 की योजना बनाई गई। मंगलयान 2 का उद्देश्य ऑर्बिटर को मंगल ग्रह की निकटवर्ती कक्षा में स्थापित करने का है।
और चलिए अब आपको इसरो की एक और शानदार कामयाबी के बारे में बता दें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अंतरिक्ष की दुनिया में एक के बाद एक कामयाबी की बातें लिख रहा है। इसरो की कामयाबी के सफर में मील का पत्थर है आदित्य L1। जी हां, धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट में स्थापित आदित्य L1 लगातार सोलर एक्टिविटी से जुड़ी जानकारी मुहैया करा रहा है। इस जानकारी की मदद से सूर्य का अध्ययन करने वाले स्पेस साइंटिस्ट को काफी मदद भी मिल रही है। 4 जनवरी 2024 को लैग्रेंज पॉइंट में स्थापित इसरो का सैटेलाइट आदित्य L1 सूर्य की सतह और उसके आसपास होने वाली हलचल को समझने का सबसे कारगर जरिया बन गया है। बीते 16 जुलाई को आदित्य L1 ने धरती की तरफ बढ़ते एक और तूफान को कैप्चर किया था। इसके अलावा 23 जुलाई को भी इसने कोरोनल मास इजेक्शन की गतिविधि कैप्चर की थी। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए आदित्य L1 के भेजे गए डेटा वरदान साबित हो रहे हैं। 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PC tracking. इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे मनुष्यों ने आत्मज्ञान के प्रकाश में सूर्य का तात्विक विश्लेषण बेहद सटीक तरीके से किया। कमाल यह है कि उसी भारत की धरती से भेजा गया देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 सूर्य और उसके आसपास की हलचलों के बारे में लगातार सटीक जानकारी भेज रहा है। इसरो द्वारा डिजाइन आदित्य L1 को भारत ने सितंबर 2023 में लॉन्च किया था और जनवरी 2024 में यह सैटेलाइट अपने तय हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया। उसके बाद से ही ये सोलर एक्टिविटीज की लगातार सटीक जानकारी धरती पर भेज रहा है, जिससे स्पेस साइंटिस्ट को काफी मदद मिल रही है। जब से वो L1 पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है तब से आज तक कंटिन्यूअसली सूरज को देख रहा है। उसके ऊपर 7 अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जो कि सूरज को पढ़ते हैं, जिसमें से एक इंस्ट्रूमेंट है जो सूरज के बाहर की एक सतह होती है जिसको कोरोना कहते हैं, उसको पढ़ता है। ये जो सारा इंफॉर्मेशन है, जो भी सूरज को पढ़ने की इंफॉर्मेशन है, वो सारा डेटा, वो सारी जो इमेजेस वो कैप्चर करता है, वो सारी ऑब्जर्वेशंस जो वो कैप्चर करता है, उन सारी ऑब्जर्वेशंस को आदित्य धरती पर भेजता है। इसके अंदर हमें सूरज के अंदर क्या क्या गतिविधियां हो रही है उसके बारे में पता चलता है। सूरज से जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकलते हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी कितनी है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, वो किस तरीके से निकल रहे हैं, वो जब सूरज से चलकर L1 पॉइंट तक पहुंचते हैं जहां पर आदित्य उनको ऑब्जर्व करता है, तो उनकी एनर्जी, स्पीड, ये सारी चीजें जो ऑब्जर्व करता है आदित्य, वो सब डेटा वो धरती पर भेजता है। जनवरी से अब तक मिले डेटा के आधार पर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को कई अहम जानकारियां मिली हैं। सौर तूफान की मार से बचने के लिए ये जानकारियां काफी अहम हैं। दरअसल सूरज पर लगातार आग के तूफान उठते रहते हैं। इन्हें कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। ये सूर्य की बाहरी परत में विस्फोट के कारण बनते हैं। ये आग के बड़े बड़े गोले जैसे होते हैं। इनका वजन 1 ट्रिलियन किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। ये 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। ये गोले धरती की ओर भी आ सकते हैं। धरती तक आने में इन्हें महज 15 घंटे लगेंगे। तो जब हम सूरज को देखते हैं तो हमें जो सूरज की एक डिस्क दिखती है पीले रंग की, वो सूरज की सतह है। सूरज की सतह से परे थोड़ा और जब हम ऊपर उठते हैं तो एक बहुत ही फेंट सा उसके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है उसको हम कोरोना कहते हैं। वो जो मैं आग के गोले की बात कर रहा हूँ जिसका वजन होता है हजारों करोड़ किलो में और जो हजारों किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूरज की सतह को छोड़ते हुए, उस कोरोना के पार्ट को छोड़ते हुए आगे बढ़ता है, उसको हम कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। हम एक वार्निंग सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां पर हम सूरज का परफेक्ट मॉडल बना पाए और हम ये देख पाए कि सूरज के अंदर ये कोरोनल मास इजेक्शन जैसे फिनोमेनाज होते क्यों हैं, और जब ये हो रहे हो तो हम उनको प्रिडिक्ट कर सकें और पहले से बचाव के जो भी स्टेप्स हैं वो ले सकें। आदित्य का वही रोल है। कोरोनल मास इजेक्शन यानी सूरज से निकला कोई आग का गोला अगर पृथ्वी की तरफ निर्बाध तरीके से बढ़ने लगे तो मात्र 15 घंटे में वो धरती पर पहुंचकर हाहाकार मचा सकता है। इससे धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहे सैटेलाइट ध्वस्त हो जाएंगे, इंटरनेट ठप हो जाएगा और सभी कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना बंद कर देंगे। धरती पर मौजूद पावर ग्रिड फेल हो जाएंगे।
आपको बता दें कि 1859 में ऐसे ही एक सौर तूफान से टेलीग्राफ लाइन ने काम करना बंद कर दिया था। अब आप ये समझिए कि आदित्य L1 इस खतरे से हमारी धरती और उसके स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का किस तरह से बचाव कर रहा है। आदित्य L1 की सबसे खास उपलब्धि ये है कि सूरज पर उठने वाले कोरोनल मास इजेक्शन का सही समय और दिशा बता सकता है। आदित्य L1 पर विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ नाम का यंत्र लगा है। ये यंत्र कोरोनल मास इजेक्शन पर लगातार नजर रखकर धरती पर डेटा भेजता है। कोरोनल मास इजेक्शन जो होता है उसके अंदर हाई एनर्जी पार्टिकल बहुत सारी एनर्जी लेकर अगर धरती की साइड आ रहे हैं और धरती के चारों तरफ जो सैटेलाइट्स घूम रही हैं वो उनसे आके इंटरेक्ट कर जाते हैं, तो वो सारी सैटेलाइट्स जो हैं एक तरीके से आप मान लीजिए कि वो सब खत्म हो जाएगा, उसका पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। धरती के ऊपर जो पावर ग्रिड्स हैं, जो अपना कम्युनिकेशन सेटअप है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। सूरज को 24 घंटे पड़ता है आदित्य, मतलब जब से ये सैटेलाइट अपने निर्धारित पॉइंट पे पहुंचा है तब से आज तक वो 24 घंटे 24/7 जो कहते हैं ना, 24/7 सूरज को पढ़ रहा है, उसकी हर एक चीज को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा है, जिससे कि हम सूरज को और बेहतर समझ पाए। इससे फायदा ये होगा कि अगर सूरज में कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसका असर धरती पर या धरती के चारों तरफ जो सैटेलाइट्स घूम रही है उन पर हो सकता है, तो आदित्य हमें पहले से ही वार्न कर देगा कि खतरा आ रहा है, आप पहले से ही बचाव के साधन कर लीजिए। आपको बता दें कि इसी साल 16 जुलाई को आदित्य L1 ने धरती की तरफ बढ़ते ऐसे ही एक सौर तूफान को कैप्चर किया था और उसकी जानकारी भेजी थी। आधे घंटे तक धरती की तरफ आगे बढ़ने के बाद इस सौर तूफान ने अपना रास्ता बदल लिया। इसके अलावा 23 जुलाई को भी कोरोनल मास इजेक्शन की गतिविधि कैप्चर की गई थी। काबिले गौर है कि आदित्य L1 सूरज की स्टडी कर रहे नासा के 4 अन्य सैटेलाइट्स के ग्रुप में शामिल है। ये चारों सैटेलाइट्स सोलर एक्टिविटीज का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। कमाल यह है कि इसरो ने आदित्य L1 प्रोजेक्ट पर महज 400 करोड़ रुपए खर्च किए थे और अब इस प्रोजेक्ट से मिले डेटा की मदद से हजारों करोड़ के सैटेलाइट्स को सुरक्षित रखने में मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत लंबे समय से अपने सोलर मिशन पर काम कर रहा था, लेकिन इसे कामयाबी मिली 2 सितंबर 2023 को, जब इसने आदित्य L1 को अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C57 के जरिए लॉन्च किया। करीब 4 महीने तक तमाम फेज से होकर गुजरते हुए 4 जनवरी 2024 को यह धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी तय कक्षा में स्थापित हुआ। तारीफ तो यह है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने काफी कम बजट में इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया है। 2, 1, 0. Mission accomplished. Handing over to mission director. And we have a confirmation of Aditya L1 separation. The mission has been complete. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का लोहा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से लेकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां मान रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आदित्य L1 इसरो की कामयाबी के सफर में मील का पत्थर है। आपको बता दें कि भारत ने अपने सोलर मिशन की बुनियाद साल 2008 में रखी थी। तब अंतरिक्ष विज्ञान सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। हालांकि लंबे समय तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इसके लिए 3 करोड़ का बजट आवंटित किया गया और बाद में बजट का दायरा और व्यापक किया गया। इसरो के वैज्ञानिकों की रात दिन की मेहनत के बाद आया 2 सितंबर 2023 का वो ऐतिहासिक दिन, जब आदित्य L1 को इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C57 के जरिए लॉन्च किया गया। धरती के ऑर्बिट की मानवरिंग करने के बाद ये सैटेलाइट क्रूज फेज में पहुंचा और लॉन्चिंग के करीब 4 महीने बाद 4 जनवरी 2024 को इसे L1 के पास हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया गया। 4 जनवरी 2024 का यह ऐतिहासिक दिन इसरो के वैज्ञानिकों के जज्बे की सबसे बड़ी गवाही था। उस दिन दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने ये माना कि हिंदुस्तान के स्पेस साइंटिस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में अलग ही मकाम पर पहुंच चुके हैं।
सबसे बड़ी बात यह थी कि इस मिशन का बजट महज 400 करोड़ रुपए था। इससे ज्यादा बजट तो दूसरी स्पेस एजेंसियां मामूली सैटेलाइट भेजने में खर्च कर देती हैं। जैसे आपने अर्थ पे वॉल्केनो और अर्थक्वेक्स को आपने नोटिस किया होगा या फील किया होगा या देखा होगा, लगभग इसी तरह की कोई स्थिति, लेकिन सूर्य पे एक अलग लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। और ये पृथ्वी के पोलर रीजन्स में और जो पृथ्वी का जो या अर्थ का जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये असर डालती हैं। ये अगर बहुत आउटस्टैंडिंग इवेंट्स हों अगर सन के ऊपर, तो ये हमारे पृथ्वी पर हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसको भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो इसलिए जितने भी उन्नत देश हैं, साथ ही साथ भारत, इसका काफ़ी झुकाव है सूर्य और पृथ्वी के जो अंतर संबंध हैं इनको समझने के लिए, और उसमें आदित्य L1 की अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको बता दें कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 178 दिन लगते हैं, और इस दौरान ये सैटेलाइट सोलर एक्टिविटीज के बारे में 360 डिग्री जानकारी इकट्ठी कर धरती पर भेज देता है। चूंकि ये अपने साथ सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और मैग्नोमीटर उपकरण ले गया है। इसलिए उनकी मदद से ये सोलर एक्टिविटीज की बिल्कुल सटीक जानकारी धरती पर भेज देता है। काबिले गौर है कि आदित्य L1 जिस जगह पर स्थापित है, पृथ्वी से उस जगह की दूरी करीब 15 लाख किलोमीटर है। ये सैटेलाइट पृथ्वी से कितनी दूर गया है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि ये दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का करीब 4 गुना है। हालांकि जहां तक सूर्य की बात है, तो सूर्य की पृथ्वी से कुल दूरी का ये सिर्फ 1% हिस्सा ही तय कर पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।